Hello everyone, welcome back to Pharmacology by MKT. Yeah, that's me, Dr. Mangesh Kumar Tripathi. So guys, in the last lecture, we have already completed the autocoid. In the autocoid, we have completed the lipid autocoids, correct? Now, in today's lecture, we'll start with the most important topic in the autocoids. As per a medical graduate, as per the clinician, it is the most important topic because in the OPD, every patient will need this drug. So without this drug, you can't survive. So this has to be understood, which is this topic. Okay, so this topic has to be understood by everyone in detail. And the name of the topic is NSAIDs. What is the name of the topic, guys? It is NSAIDs. My NSAIDs का full form I'm writing. It is nothing but non-steroidal एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग. क्या ना फुल फॉर्म है गाइस? यस, नॉन स्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स. तो याद रखो गाइस, दिस टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑटोकॉइड्स. ठीक है, इसके बिना आप आगे सरवाइव नहीं कर सकते. तो हर डॉक्टर को ये टॉपिक तो पता ही होनी चाहिए अच्छे से. ठीक है, सो इन द लास्ट लेक्चर गाइस हमने देखा था ये बेसिक चीज दैट फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन or for the lipid coid synthesis we need arachidonic acid. Arachidonic कहाँ acid present होता है? In the phospholipid. ठीक है, phospholipid. Now this arachidonic acid under the influence of enzyme called as phospholipase A2, ये दो चीज फॉर्म करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड लुकोट्राइन्स, दो एंजाइम्स के प्रेजेंस में. ठीक है, सो दो एंजाइम्स आते हैं, कॉक्स और लॉक्स. कॉक्स के थ्रू, कॉक्स मतलब साइक्लोऑक्सीजिनेज. सो थ्रू साइक्लोऑक्सीजिनेज गाइस क्या फॉर्म होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन. एंड थ्रू लॉक्स क्या फॉर्म होता है? दैट इज लाइपोऑक्सीजिनेज एंजाइम. वी गेट लुकोट्राइन्स. ओके, ठीक है. ओके, नाउ अब ध्यान से सुनना गाइस, फॉस्फोलाइपेज A2 से क्या फॉर्म हो रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन भी फॉर्म हो रहा है, लुकोट्राइन भी फॉर्म हो रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर समझो मैंने फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट कर दिया, क्या कर दिया? फॉस्फोलाइपेज A2 को खत्म कर दिया. सो क्या होगा? ना ही कॉक्स फॉर्म होगा, मतलब ना ही कॉक्स के थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म होगा, ना ही लॉक्स के थ्रू क्या फॉर्म होगा? लुकोट्राइन. सो वी कैन से दैट फॉस्फोलाइपेज A2 इनहिबिटर, है ना? Phospholipase A2 inhibitor, it will inhibit both COX and LOX. So अगर COX and LOX फॉर्म ही नहीं होगा, so प्रोस्टाग्लैंडिन और लुकोट्राइन्स फॉर्म ही नहीं होगा. और हमें पता है लुकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन का वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट दे आर रिक्वायर्ड फॉर इन्फ्लेमेशन. ठीक है, सो अगर यही दोनों नहीं फॉर्म होंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा ही नहीं. सो जो ड्रग इसको इनहिबिट कर दे वो क्या होगा? इट विल बी अ वेरी powerful anti-inflammatory drug, and that is the phospholipase inhibitor is steroids. क्या है? Steroids. तो guys याद रखो, steroids are the one which will inhibit phospholipase A2, जिसके वजह से COX पाथवे भी इनहिबिट हो जाएगा, LOX पाथवे भी इनहिबिट हो जाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट हो जाएगा. ठीक है, अंडरस्टूड. ओके, अब फॉर एग्जांपल कोई ड्रग सिर्फ इसको इनहिबिट करे, कॉक्स को, कोई ड्रग सिर्फ लॉक्स को इनहिबिट करे. ठीक है, अब सिंस स्टेरॉइड क्या कर रहा है गाइस? इट इज इनहिबिटिंग बोथ. ठीक, कॉक्स एंड लॉक्स. इट इज अ पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट. इसीलिए स्टेरॉइड्स को हम लोग बोलते हैं स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स. दे आर स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स बिकॉज वो दोनों स्टेप को, दोनों पाथवे को इनहिबिट कर देगा. अब फॉर एग्जांपल गाइस, मैंने ना कॉक्स को इनहिबिट कर दिया, मैंने कोई ड्रग दिया जिससे क्या इनहिबिट हो गया? कॉक्स इनहिबिट हो गया. सो कॉक्स अगर इनहिबिट हो जाएगा तो क्या फॉर्म नहीं होगा गाइस? यस, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं फॉर्म होगा. और प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म नहीं होगा तो उसके जो भी फंक्शन है, एक्शन है, लाइक फीवर, वो ड्रग क्या करने लगेगा? जो कॉक्स को इनहिबिट करेगा, फीवर कम कर देगा, पेन कम हो जाएगा, तो एनाल्जेसिक, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा. ठीक है,
बट वो किसको इनिबिट नहीं कर सकता, वो फॉस्फोलाइपेज A2 को इनिबिट नहीं कर सकता। तो सच ड्रग्स विच इनिबिट्स द कॉक्स पाथवे, कौन सा पाथवे गाइस, यस कॉक्स पाथवे, thereby they will inhibit the formation of prostaglandins are non-steroidal anti-inflammatory drug। मैंने गाइस वही लिखा है, that is NSAIDs, it is non-steroidal not steroidal। स्टेरॉइडल क्या था, इट इनहिबिट्स दिस एंजाइम, जिससे दोनों पाथवे इनहिबिट हो जाएंगे, बट कॉक्स इनहिबिटर क्या करेंगे, दे विल ओनली इनहिबिट दिस कॉक्स, सो देयरबाय प्रोस्टाग्लैंडिन इज नॉट फॉर्म, हेंस दे आर कॉल्ड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, आल्सो कॉल्ड एज NSAIDs। तो गाइस आज का टॉपिक जो हमारा है दैट इज मेन NSAIDs, अंडरस्टूड। सो हमने क्या बोला, NSAIDs किसको इनहिबिट करेगा, इट इनहिबिट्स द कॉक्स, सो देयरबाय प्रोस्टाग्लैंडिन इज नॉट फॉर्म, हेंस दे आर कॉल्ड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, दैट इज NSAIDs। नाउ ये NSAIDs टॉपिक हम लोग इस 4 हेडिंग्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हेडिंग इज कॉक्स इनहिबिटर, मतलब कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो कॉक्स को इनहिबिट करती हैं, दैट इज NSAID का ही नाम, मीनिंग types of COX inhibitor is very very important, which are the COX inhibitors, then we have classification of NSAIDs, that is it, types of the drug which are COX inhibitors, and the important NSAIDs with their indication, adverse effects and contraindication। तो ये हेडिंग्स में हम लोग आज का लेक्चर देखेंगे, ठीक है, ओके। सो उसी के साथ हम लोग क्या चालू करते हैं, which are the types of COX inhibitor, ये आपको पता होना चाहिए। हमें COX inhibitor समझ गया, COX inhibitor they are NSAIDs। अब हमें पता होना चाहिए which are the types of COX inhibitor, ठीक है, जस्ट रिमेंबर, उसके लिए आपको पता होना चाहिए COX के 2 टाइप होते हैं, we have COX 1, we have COX 2। प्लीज रिमेंबर दैट योर एराकिडोनिक एसिड, उसी के थ्रू हमें क्या मिला था, प्रोस्टाग्लैंडिन। सो एराकिडोनिक एसिड दो कॉक्स से मेटाबोलाइज होता है, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। प्लीज रिमेंबर एराकिडोनिक एसिड कितने कॉक्स से मेटाबोलाइज होता है, कॉक्स 1 मींस साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एंजाइम एंड साइक्लोऑक्सीजनेस 2 एंजाइम। अब याद रखो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, देखो एग्जाम में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वाइवा, एमसीक्यूज, एवरीथिंग, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए दोनों में बेसिक डिफरेंस। सो पहला बेसिक डिफरेंस, कॉक्स 1 इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम। Don't worry, I will let you know what is constitutive enzyme. Constitutive enzyme मतलब COX 1 is present everywhere in the body. It is present almost everywhere, present almost everywhere. तो याद रखो गाइस, जो COX या जो एंजाइम हर जगह प्रेजेंट हो, मतलब वो बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। So it is important for homeostasis, very important, it is important for gut function, it is important for kidney function, and we can say platelet function, ठीक है। सो इन जनरल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा COX 1 is mainly important for many physiological functions in the body, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सो अब मुझे बताओ COX 1 को इनहिबिट करने की जरूरत है, वी शुड, यस और नो, मतलब ये बताओ कि COX 1 को इनहिबिट करना चाहिए हमको। सो द आंसर इज नो, इट शुड नॉट बी इनहिबिटेड, क्योंकि अगर ये इनहिबिट हो गया सो क्या होगा, बहुत सारे जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो इनहिबिट हो जाएंगे। तो वी शुड नॉट इनहिबिट, सो इट शुड नॉट बी इनहिबिटेड, ओके, अंडरस्टूड, ओके। अब पहला पॉइंट COX 2 में, इट इज अ इंड्यूसिबल एंजाइम। कौन सा, इंड्यूसिबल एंजाइम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूसिबल एंजाइम, इंड्यूसिबल एंजाइम मतलब होता है कि जहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, जहां पे इन्फ्लेमेशन होगा वहां पे कौन आएगा, COX 2। सो COX 2 में जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन ये सब आते हैं, तो जहां पे भी इन्फ्लेमेशन होगा वहां पे COX 2 क्या फॉर्म कर देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन। सो COX 2 they will form prostaglandin and other we can say other lipid autocoids where inflammation is there. So हम लोग बोल सकते हैं they are the inflammatory mediators in general, हम लोग बोल सकते हैं, करेक्ट। सो जहां पे इन्फ्लेमेशन होगा वहां पे कौन आ जाएगा, COX 2। तो आप मुझे ये बताओ कि COX 1 हमने बोला था फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए है,
ठीक है, तो इट शुड नॉट बी इनहिबिटेड। अब ये बताओ COX-2 किसके लिए है? जहां पे इन्फ्लेमेशन होगा वहां पे वो प्रोड्यूस होगा। तो बताओ इनहिबिट करना चाहिए कि नहीं इनहिबिट करना चाहिए? यस, वेरी करेक्ट, इट शुड बी इनहिबिटेड। यू शुड इनहिबिट इन्फ्लेमेशन। अगर इन्फ्लेमेशन कम होगा तो अच्छी बात है, तो वी शुड इनहिबिट, तो शुड बी inhibited. Please remember this. This is very 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 important. So COX-1 COX-2 में दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। COX-1 is a constitutive enzyme present everywhere in the body and important for many function regulation. बहुत सारे functions के लिए important है। और COX-2 is inducible enzyme, जहां पे inflammation होगा वहां पे प्रेजेंट होगा, तो उसको इनहिबिट होना चाहिए, बट COX-1 को इनहिबिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और है, COX-2 देखो हम लोग बोल सकते हैं इट इज लाइक अ विलन, इट इज मीडिएटिंग द इंफ्लेमेशन। तो ठीक है, बट विलेन में भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स कभी कभी होते हैं। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि COX-2 जो है वो नॉर्मली भी प्रेजेंट होता है, मतलब नॉर्मल फंक्शन के लिए भी कहां कहां? इन किडनी, इन CNS, इन एंडोथेलियम। सो यहां पे वो नॉर्मली भी प्रेजेंट होते हैं। तो इन जगह पे हमें उसको इनहिबिट नहीं करना है, बट जहां पे इन्फ्लेमेशन होगा हम उसको इनहिबिट करेंगे। अंडरस्टूड? ठीक, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन COX-1 एंड COX-2, दैट इज द टाइप्स ऑफ COX। It is not types of COX inhibitor, it is types of COX enzyme. Sorry guys. ठीक है, so types of COX enzyme है। ओके, तो क्या क्या समझ गए हैं? व्हाट इज NSAIDs और टाइप्स ऑफ COX enzyme। ठीक है, अब हमें ये नेक्स्ट समझना है कि which are the COX inhibitors, that is they are the drugs which are the COX inhibitors। we know COX inhibitor का नाम क्या है? it is also called non-steroidal anti-inflammatory drugs। तो इन जनरल हमारा नेक्स्ट सब हेडिंग क्या होनी चाहिए? इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ NSAIDs। COX inhibitors mainly are the NSAIDs। तो हमें पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ NSAIDs। क्या पता होना चाहिए? क्लासिफिकेशन ऑफ NSAIDs। वेरी गुड। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ NSAID, देखो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बार आया है, क्लिनिकल सिनारियो दी जाती है, एंड इन जनरल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लासिफाई NSAIDs इन डिटेल, एंड किसी NSAIDs पे शॉर्ट नोट दे कैन आस्क। ठीक है, ओके। सो वी शुड नो क्लासिफिकेशन ऑफ NSAIDs। ठीक, अब हम लोग NSAIDs को क्लासिफाई करते हैं, तो जस्ट रिमेंबर द निमोनिक नट्टू काका, तारक मेहता, यस, नट्टू काका 100, नट्टू काका 100, पत्रकार पोपटलाल, पत्रकार पोपट लाल, a funny, please remember he is a funny pop singer। ठीक है, so this is a mnemonic to remember classification of NSAIDs। याद रखो ये जो हर वर्ड है ना, in which the drugs will be included। so ये निमोनिक है उस ग्रुप का जिसमें हम लोग ड्रग्स देखेंगे। so निमोनिक क्या है ग्रुप का? नट्टू काका, दिस इज वन, फर्स्ट ग्रुप नट्टू काका। ठीक है, सेकेंड 100, पत्रकार पोपटलाल, अ फनी पॉप सिंगर। ठीक है, अब N एक्चुअली इज नथिंग बट इट इज नॉन सिलेक्टिव COX inhibitor। प्लीज रिमेंबर क्या है ये? डोंट वरी, आई विल लेट यू नो। सो N is actually non-selective COX inhibitor। प्लीज रिमेंबर। ठीक है, अब non-selective COX inhibitor it is classified as, प्लीज रिमेंबर, N हो गया नट्टू, 100, S for the group that is salicylate, and the drug which is included in salicylate is aspirin। ठीक है, ओके। नाउ पत्रकार, नाउ P stands for it is propionic acid derivative। ठीक है, and the mnemonic is, just remember, ड्रग्स जो आएंगे उसको कैसे आप रखोगे? नाइफ से। K stands for ketoprofen,
सो प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव कैसे याद रखना है, नाइफ से, N फॉर नैप्रोक्सेन, I for ibuprofen, F for pheno, this is one drug we can say, phenoprofen or flurbiprofen. ठीक है, so these are the 5 main drugs, 1 2 3 4 5. So by the mnemonic knife. So knife is your propionic acid derivative, that is non-selective COX inhibitor, that is NSAIDs. ठीक है, understood? Okay, so सौ पत्रकार पोपटलाल. Now P stands for para amino phenol. इस क्लास से, and we have very common drug, that is paracetamol. Understood? So your Nattu Kaka, Saw Patrakar, Popatlal, A. Now A stands for, you have the acetic acid derivative. ठीक है, and the mnemonic is KITS. ठीक है, now K stands for, it is ketorolac. Ketorolac. I stands for indomethacin. T stands for tomentine, and S for sulindac. ठीक है, so KIT से हमारा कौन आता है, एसिडिक एसिड डेरिवेटिव. ठीक है, so नट्टू काका, सौ पत्रकार, पोपट लाल, अ. Now F stands for, it is phenomate, that is anthracic acid derivative. ठीक है, इसमें 2 ड्रग आते हैं मेनली. एक ड्रग आपको याद रखना है, मेनली मेफेनमिक एसिड. क्या, मेफेनमिक एसिड. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6. तो funny, a pop singer. Now P stands for pop का P. So P is pyrozolone derivative. ठीक है, it is a drug called as phenylbutazone. ठीक, ओके. सो पॉप, ओ आ जाते हैं, O फॉर ऑक्सीकैम, ऑक्सीकैम डेरिवेटिव. उसमें हमारे 2 ड्रग आते हैं, पायरोक्सीकैम एंड टेनॉक्सीकैम. ठीक है, पी. ठीक है, पी पे आएंगे बिकॉज वो क्लास ही अलग हो जाती है. ठीक है, सो हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, यस वी आर क्लासिफाइंग एनसेड्स. क्या निमोनिक मैंने डाला है, नट्टू काका, सौ पत्रकार, पोपटलाल, अ फनी पॉप सिंगर. ठीक है, सो नट्टू काका, एन फॉर नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर. उसमें हमने क्या क्या ड्रग्स देखे हैं, सैलिसिलेट में एस्पिरिन आता है. देन वी हैव प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव जिसमें नाइफ इज द निमोनिक, कीटोप्रोफेन, नैप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन, फिनोप्रोफेन एंड फ्लविप्रोफेन. ठीक है, देन वी हैव द थर्ड क्लास पत्रकाल पोपटलाल, टी पैरामाइनोफिनॉल, सो पैरासिटामोल. ओके, देन A stands for acetic acid derivative drug, and that is the mnemonic KITS, ketorolac, indomethacin, tomentine and sulindac. ठीक है, then we have POP, PO. ठीक है, P stands for pyrozolone derivative, that is a drug, mainly one drug, phenylbutazone, and we have oxycam, that is pyroxycam, tenoxycam. ठीक है, तो ये है हमारे क्या गाइस, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स. ठीक है, बस इतना भी देख लो. यहां तक हमने देखा है PO तक. अब PNS क्या है वो मैं यहां लिख सकता हूं, डोंट वरी. सो P इज प्रेफरेंशियल COX 2 इनहिबिटर, प्रेफरेंशियल COX 2 इनहिबिटर. कैसे याद रखना है गाइस इसको, जस्ट रिमेंबर द निमोनिक नदीम. Now N stands for nimesulide,
nebumeton, nebumeton. Then A stands for aceclofenac, D for diclofenac, E for etodolac, and M for meloxicam. ठीक है गाइस, तो दिस इज नदीम फॉर प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर. डोंट वरी गाइस, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर क्या है, प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर क्या है, जस्ट मैं इसके बाद बताऊंगा. एंड निमोनिक का लास्ट क्या था गाइस, अगर यहाँ निमोनिक फिर से लिख दे रहा हूं, क्या था, नट्टू, ठीक है, काका, सो नट्टू काका, 100, पत्रकार, पोपट लाल, funny, we can say a funny pop singer. ठीक है, सो गाइस ध्यान से देखना, मैं जो रेड मार्क कर रहा हूं वो ड्रग है आपका. द क्लास इज दैट नट्टू काका 100, पत्रकार पोपटलाल, अ फनी पॉप, ये तीनों हैं क्लास सिंगर. ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमारा क्या हो गया, N स्टैंड्स फॉर, इट इज नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर का क्लास, उसमें 100 इज सैलिसिलेट, ठीक है. देन पत्रकार पोपटलाल यू कैन सी इज एसिटिक एसिड, फनी इज, ठीक है गाइस, दिस इज द निमोनिक. ठीक, सो उसमें N स्टैंड्स फॉर नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर. आप एक एक वर्ड देखो, N, देन वी हैव S, then we have P, then we have paraminophenol, then we have A is your acetic acid derivative, F is phenamate, then we have POP, so P पहला P is pyroxolone derivative, then is O, and then we have the P. Now the last is singer. Now S is what guys, it is selective COX-2 inhibitor. क्या है guys, yes it is selective COX-2 inhibitor. अब इसको कैसे याद रखना है गाइस, जस्ट रिमेंबर सेल पीवीआर, किसको सेल करना है, यस द पीवीआर. ठीक है, सो C स्टैंड्स फॉर सेलीकॉक्सिब, E स्टैंड्स फॉर एटोरीकॉक्सिब, L स्टैंड्स फॉर लूमीकॉक्सिब, P स्टैंड्स फॉर पैरीकॉक्सिब, V stands for valdecoxib, and R for is rufecoxib. ठीक है, सो ये हमारे क्या है, दे आर द सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर. तो गाइस ये क्या है हमारा टेबल, इट इज द टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ NSAIDs. तो बस आपको क्या निमोनिक याद रखना है, दैट नट्टू काका 100, पत्रकार पोपटलाल, अ फनी पॉप सिंगर. ठीक है, सो नट्टू काका 100, पत्रकार पोपटलाल, अ फनी पॉप सिंगर. ठीक है, सो ये हमारा हो गया पूरा ड्रग्स. देखो एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है वाइवा और एग्जाम में, तो आपको अगर निमोनिक याद है सो यू कैन टेल दी ड्रग्स आल्सो. अब उस निमोनिक में भी देखो, मैंने ना हर जो बड़े ग्रुप है लाइक प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, उसमें ही मैंने निमोनिक दिया 9, तो उससे आपको एक ड्रग याद हो जाएगा. यू अंडरस्टैंडिंग, सो आप लोग हर एसिडिक एसिड में किट्स, सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर में सेल द पीवीआर, एंड प्रेफरेंशियल में नदीम, तो नाम ही दे दिया है, तो इससे यू कैन रिमेंबर द ड्रग्स इजीली. ठीक है, अब हमने मतलब 3 क्लास किए हैं हमारे NSAIDs के. नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर है, प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर है, और क्या है, सिलेक्टिव COX-2. अब इसका मीनिंग आपको गाइस समझना है. नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर मतलब दे इनहिबिट्स COX-1 एंड COX-2 एंजाइम इक्वली. सो ये जितने भी ड्रग आपने देखे हैं, सैलिसिलेट, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, पैरामाइनोफेनॉल डेरिवेटिव, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, पायरोजोलोन डेरिवेटिव, ऑक्सीकेम एंड द एंथ्रेलिक एसिड डेरिवेटिव, ये सब क्या करेंगे, ये है हमारे नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर. मतलब वो COX-1 को भी इनहिबिट करेंगे, COX-2 को भी इनहिबिट करेंगे. और हमारा प्रेफरेंशियल COX-2 मतलब इट विल इनहिबिट मोर COX-2 than COX-1. और सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर क्या है, इट विल मेनली इनहिबिट COX-2 inhibitor और it will mainly inhibit COX-2 enzyme. ठीक,
अंडरस्टूड? अब हम लोग एक एक करके क्लास देखेंगे। गाइस हम लोग क्या चालू कर रहे हैं? नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर मतलब दे इनहिबिट्स कॉक्स-1 एज वेल एज कॉक्स-2 एंजाइम, ठीक है। सो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर रहे हैं। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर रहे हैं तो उसके फंक्शंस को भी वो क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यू नो प्रोस्टाग्लैंडिन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन का 3 है। इट कॉजेस फीवर, इट कॉजेस पेन, इट कॉजेस इन्फ्लेमेशन। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर क्या है? दे इनहिबिट फीवर। सो मतलब अगर फीवर कोई ड्रग इनहिबिट करे उसको क्या बोलते हैं गाइस? यस इट इज एंटीपायरेटिक, मतलब फीवर दिया जाता है। अगर कोई ड्रग पेन रिलीफ करे उसको क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक। और कोई ड्रग अगर इन्फ्लेमेशन कम कर दे, बिकॉज ये क्या इनहिबिट कर रहा है गाइस? कॉक्स, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन, उसको बोलेंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो याद रखना गाइस, जितने भी एनसेड्स हैं, जितने भी एनसेड्स आपने पूरे टेबल में देखे थे, सारे के सारे एनसेड्स की मेन 3 प्रॉपर्टी हमेशा रहेगी। दे आर एंटीपायरेटिक बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन जो फीवर कॉज कर रहा है उसको कम कर देंगे। दे आर एनाल्जेसिक्स, दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। except a drug, and that is para-aminophenol derivative drug, that is paracetamol. Please remember, paracetamol will not be anti-inflammatory. देखो वो एंटीपायरेटिक है, वो एनाल्जेसिक है। एंटीपायरेटिक क्यों है? बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर को बढ़ा देता है जिससे फीवर आ रहा है। सो ये क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। एनाल्जेसिक जो हमारे नर्व एंडिंग है, दे आर वेरी सेंसिटिव टू पेन, उसके वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। सो पैरासिटामोल ये दोनों काम करेगा। दे आर एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक्स भी हैं, ठीक है। पेन के मतलब सेंसिटाइजेशन को वो कम कर देंगे, ठीक है। बट दे आर नॉट एंटी इन्फ्लेमेटरी because it will not act on COX-1 or COX-2. It will not inhibit COX-1 either nor COX-2. It will actually inhibit COX-3. वो किसको इनहिबिट कर रहा है? It is COX-3 inhibitor जो कहां प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन में। प्लीज रिमेंबर, ठीक है। तो हमारा पैरासिटामोल की 2 प्रॉपर्टी तो रहेगी। इट इज एनाल्जेसिक, इट इज एंटीपायरेटिक, बट इज नॉट हैविंग एनी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। बिकॉज देखो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने के लिए क्या इनहिबिट करना जरूरी है? COX-1 और COX-2, बट हमारा पीसीएम क्या इनहिबिट करता है? COX-3 जो ब्रेन में है। सो ये दोनों होगा बट ये नहीं रहेगा। अंडरस्टूड? ठीक। तो उसी के साथ हम लोग पहला हमारा नॉन सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर चालू करने जा रहे हैं, दैट इज पैरासिटामोल। सबसे बेसिक ड्रग, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। गाइस पैरासिटामोल मैंने क्या बोला? उसकी 2 मेन प्रॉपर्टी, एनाल्जेसिक है, वेरी पावरफुल एनाल्जेसिक, वेरी पावरफुल एंटीपायरेटिक, ठीक है। बट इट डज नॉट हैव एनी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर मैं एनाल्जेसिक देखूं एज एनाल्जेसिक ड्रग, याद रखो द डोज इन अडल्ट में, अगर कोई अडल्ट है उसमें डोज फीवर के लिए क्या देंगे? के लिए 500 mg। अगर चिल्ड्रन है, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों के लिए बोल दे रहा हूं। सो दोनों के लिए डोज अडल्ट में 500 mg मेनली। इट कैन बी TDS, इट कैन बी 4 टाइम्स, ठीक है। चिल्ड्रन में याद रखो वेट के हिसाब से होगा 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से होगा, ठीक है। इक्वली डिवाइडेड है, ठीक है। सो ये हमारा पैरासिटामोल का नॉर्मल डोज है। अब एक चीज याद रखो, क्या इनहिबिट नहीं करता? COX-1 और COX-2, और उसके वजह से इट इज नॉट हैविंग अ रिस्क ऑफ, देखो COX-1 COX-2 मेनली COX-1 जो होता है ना, GIT में अगर इनहिबिट हो जाए, यू नो COX-1 GIT के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैंने COX-1 इनहिबिटर दे दिया तो क्या होगा? GIT का गट फ्लोरा कम हो जाएगा, जिससे क्या इन लॉन्ग टर्म में अल्सर होने की चांसेस होंगे। तो हमारा पैरासिटामोल डज नॉट कॉज पेप्टिक अल्सर लाइक अदर
अदर नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, उन लोग क्या करते हैं, कॉक्स 1 कॉक्स 2 दोनों को इनहिबिट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, पेप्टिक अल्सर, दे कैन कॉज पेप्टिक अल्सर। बट हमारा पैरासिटामोल ना ही कॉक्स 1 को इनहिबिट कर रहा है ना ही कॉक्स 2 को, सो इट विल नॉट कॉज पेप्टिक अल्सर। सो वी कैन से दैट इट इज a drug of choice or analgesic of choice, also antipyretic of choice in adult and children। तो अगर किसी को फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो ऑलवेज वी विल mainly prefer paracetamol because it is very safe drug, ठीक है, it does not cause peptic ulcer। and one more thing please remember, अगर आपको याद होगा प्रोस्टाग्लैंडिन का एक काम किडनी में भी क्या था, किडनी में वो वैसोडाइलेशन करता है और उसकी वजह से क्या होता है, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और जीएफआर बढ़ जाता है, तो किडनी फंक्शन अच्छी रहती है। अब मैंने अगर कॉक्स इनहिबिटर दे दिया तो क्या होगा, हमारा वैसोडाइलेशन नहीं होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, रीनल ब्लड फ्लो कम होगा, तो जीएफआर कम होगा, सो किडनी डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जो हमारे नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर हैं, लॉन्ग टर्म दे आर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, बट पैरासिटामोल ना ही कॉक्स 1 को इनहिबिट कर रहा है ना ही कॉक्स 2 को इनहिबिट कर रहा है। हेंस वी कैन प्रिफर पीसीएम, or we can say your PCM, that is paracetamol, is safe in renal पेशेंट्स, मतलब जो भी हमारे किडनी पेशेंट्स हैं, लाइक एक्यूट रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर, अगर उनको फीवर हो रहा है, दे नीड एनाल्जेसिक, तब हम लोग कौन सी दवा देंगे गाइस, यस वी ओनली एंड ओनली गिव पैरासिटामोल। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। सो ये आपको समझ गया पैरासिटामोल काम कैसे कर रहा है, बाय कॉक्स 3 इनहिबिटिंग, उसके वजह से फीवर पेन को वो कम करेगा बट इन्फ्लेमेशन को कम नहीं कर सकता। एक और चीज है, पैरासिटामोल का एक और मैकेनिज्म है, ठीक है, देयर इज वन मोर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, पेन को वो और एक पाथवे से इनहिबिट करता है, दैट इज थ्रू वेनिलॉइड रिसेप्टर। प्लीज रिमेंबर, वेनिलॉइड रिसेप्टर के थ्रू भी वो एक एनाल्जेसिक पाथवे को इनहिबिट करता है, सो वी कैन से इट कैन आल्सो, मतलब इट इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक, ठीक है। सो दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, पहला बाय इनहिबिशन कॉक्स, ठीक है, कॉक्स 3 एंड बाय इनहिबिटिंग, ठीक है, द पेन पाथवे, एंड सेकंड इज बाय वेनिलॉइड रिसेप्टर, ठीक है गाइस। सो पैरासिटामोल के दो मैकेनिज्म है, ठीक, अंडरस्टूड, ओके। सो पैरासिटामोल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइस। अब नाउ पैरासिटामोल की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, दैट इज you should know the pharmacokinetics of paracetamol. Now guys, just remember, when we take paracetamol, so 99% of the paracetamol, they do their work and they become inactive and they are eliminated out of the body, ठीक है, through hepatic renal excretion, ठीक है, but 1% gets converted into a metabolite। So 1% of the paracetamol gets converted into a metabolite, and that metabolite is called as NAPQI, also called as NAPQI। So NAPQI का full form क्या है guys? Just remember, it is N-acetyl amino, sorry, N-acetyl para amino बेंजोफिनोन इमीन, ठीक है। और NAPQI का फुल फॉर्म क्या है, बोथ आर वन एंड द सेम, N-acetyl बेंजोफिनोन इमीन। तो ये MCQ में आ सकता है, फुल फॉर्म मोस्टली आता नहीं है बट इट कैन कम, ठीक है। सो 1% गेट्स कन्वर्टेड इनटू NAPQI, ठीक है। अब लीवर में देयर इज, और एक चीज और, NABQI या NAPQI, they have the affinity for sulfhydryl group, मतलब जिनके पास भी सल्फाइड्रिल कंटेनिंग ग्रुप है वो उनके पास बहुत उसको प्यार है, they have the affinity, तो वहीं जाके बाइंड करेंगे, ठीक है, वहीं जाके वो बाइंड करेंगे, ओके। अब लीवर में इनको बाइंड करने के लिए we have glutathione, you know, maximum NSAID they are metabolized in liver। Now glutathione is a tripeptide guys, क्या है, it is a tripeptide means it is mainly having 3 amino acid
और 3 में से एक का नाम है सिस्टीन एंड सिस्टीन व्हाट इट कंटेन, इट इज आल्सो अ सल्फाइड्रिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ठीक है, सो NaPQI कहां जाके गाइस बाइंड हो जाएगा, लिवर में, इन लिवर इट विल गो एंड बाइंड टू सिस्टीन एंड फिर वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम कब आएगी, जब देयर इज पैरासिटामोल ओवरडोज। नॉर्मली ओवरडोज कोई करता नहीं है, बट एक्सीडेंटल ओवरडोज कॉमन होते हैं बच्चों में। ठीक है, अगर ओवरडोज हो गया पैरासिटामोल का, ठीक है, फॉर एग्जांपल ठीक है, ओवरडोज हुआ। नॉर्मली क्या होता है गाइस, अगर मैंने एक मॉलिक्यूल कंज्यूम किया है, फॉर एग्जांपल एक टैबलेट खाया है, तो लिवर में ना उसका 4 गुना, दे हैव 4 लाइक 500 मिलीग्राम हमारा क्या है, स्ट्रेंथ है पैरासिटामोल का, तो 2000 मतलब वी कैन से 2 ग्राम्स तक हमारा लिवर 2 से 3 ग्राम तक इट कैन मेटाबोलाइज, वो इतना ग्लूटाथायोन प्रोड्यूस करता है कि वो मेटाबोलाइज कर देता है। ठीक है, ओके, बट इफ द पेशेंट हैज कंज्यूम्ड फॉर एग्जांपल मोर देन 6 to 7 ग्राम, ठीक है, 6 to 7 ग्राम, 6 to 7 ग्राम एक दिन में उसने कंज्यूम कर लिया है, तो हमारे भाई हमने बोला कि 4 से 5 ग्राम तक सेफ है, बट 6 से 7 ग्राम अगर किसी ने कंज्यूम कर लिया है, सो लीवर के पास इतना ग्लूटाथायोन नहीं है कि वो क्या कर सके, उसको मेटाबोलाइज कर सके। तो क्या होगा, देखो अगर 6 से 7 ग्राम किया है तो फॉर एग्जांपल 4 ग्राम तक तो ठीक है, ग्लूटाथायोन उसको पकड़ लेगा एंड मेटाबोलाइज करेगा, बट बच्चे में 3 ग्राम का क्या होगा, इट विल गो एंड बाइंड टू द अदर टिश्यूज ऑफ द लिवर एंड इट विल कॉज हेपेटिक डैमेज। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट लिवर डिसीज का ही है या कोई क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट है, उनमें तो ऑलरेडी ग्लूटाथायोन और कम हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली 4 ग्राम तक ग्लूटाथायोन को मतलब पैरासिटामोल को ग्लूटाथायोन 4 ग्राम तक मेटाबोलाइज कर सकता है। ठीक है, नॉर्मली ग्लूटाथायोन एक ग्लूटाथायोन जो है वो 4 से 5 ग्राम ऑफ पैरासिटामोल को मेटाबोलाइज कर देता है। बट अगर लीवर डिसीज का पेशेंट है या क्रोनिक अल्कोहलिक का पेशेंट है, तो क्या होगा, उनका तो ऑल लेवल गया रहेगा, मतलब वो सिर्फ 2 ग्राम ऑफ पैरासिटामोल को ही मेटाबोलाइज कर सकते हैं। समझ रहे हो गाइस? सो पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी जो हो रही है वो कब कब हो सकती है, या ओवरडोज हो रहा है पैरासिटामोल का बाय एक्सीडेंटल, सेकेंड लिवर डिसीज में, थर्ड अल्कोहलिक या मेनली क्रोनिक अल्कोहलिक। देखो बहुत लोग क्रोनिक नहीं होते, उनमें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्रोनिक अल्कोहलिज्म उनमें ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, बिकॉज उनका लिवर ऑलरेडी डैमेज्ड है, तो उन लोग पीसीएम को ज्यादा मेटाबोलाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज रिमेंबर, पीसीएम टॉक्सिसिटी विल अकर इन 3 कंडीशन, ओवरडोज अगर हो गया पैरासिटामोल का, सेकेंड इन लिवर डिसीज, थर्ड इन क्रोनिक अल्कोहलिज्म। ठीक है, यू आर अंडरस्टैंडिंग? अब समझो ओवरडोज हो गया, टॉक्सिसिटी हो गई, तो क्या किया जाए? ठीक है, कुछ हद तक ग्लूटाथायोन उसको मेटाबोलाइज कर सकता है, पीसीएम को मतलब NaPQI को, बट उससे ज्यादा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वी नो दैट NaPQI किससे एफिनिटी रखता है, इट हैज द एफिनिटी फॉर SH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। तो हम लोग बाहर से ऐसा कंपाउंड देंगे जो क्या कंटेन करता है, इट कंटेन SH ग्रुप, एंड दैट कंपाउंड इज N-acetylcysteine. So please remember guys, the antidote of paracetamol poisoning, PCM poisoning, paracetamol poisoning का antidote क्या है? It is N-acetylcysteine. So antidote of paracetamol poisoning is as N-acetylcysteine. So this contains SH group. अब वो जाके NaPQI को bind करेंगे and it will reverse the poisoning. Now what is the dose of N-acetylcysteine? You know, it is given as 150 mg per kg infused over 15 minutes and repeat if needed.
Please remember guys, the dose of N-acetylcysteine is 150 mg per kg IV, that is it is infused over 15 minutes, and if there is no recovery improvement of the symptom, you can repeat again the same dose. ठीक है, अंडरस्टूड. सो हम लोग क्या क्या समझ गए. पैरासिटामोल के मेन दो फंक्शन है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी it is analgesic, also it is antipyretic, or we can say it is a drug of choice as analgesic as antipyretic. It is safe in, yes, it is safe in kidney patients or renal disease patients, and also it does not cause peptic ulcer if we use it for a long term. ठीक है, ये हमें समझ गया. अब पैरासिटामोल मेनली मेटाबोलाइज होता है लिवर में. ठीक है, सो 99% ऑफ द मेटाबोलाइट इज इनएक्टिव, दे आर एलिमिनेटेड ऑफ द बॉडी, बट 1% गेट्स कन्वर्टेड इनटू वी नो इज NAPQI और NABQI. ठीक है, now NAPQI और NABQI it has the affinity for SH group. so हमारे लीवर में ग्लूटाथायोन जो है उसमें सिस्टीन होता है, वो जाके NABQI के साथ उसको मेटाबोलाइज कर देता है. बट प्रॉब्लम कब अराइज होगा? व्हेन देयर इज ओवरडोज ऑफ पैरासिटामोल. सो हमारे पास इतने ग्लूटाथायोन नहीं है कि भाई NABQI को जाके वो निकाले, बाइंड करे और हटाए. सेकेंड, अगर पेशेंट लिवर डिसीज का है. थर्ड, इफ ही इज अ क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट. आप समझो ओवर टॉक्सिसिटी हो गई पीसीएम की. सो ड्रग ऑफ चॉइस क्या देंगे? N-acetylcysteine. क्या डोज है गाइस? 150 mg per kg infused over 15 minutes and repeat if needed. So understood guys? So this is all about paracetamol. ठीक? So it is a very favorite question. Paracetamol हर जगह सेफ है. ठीक है, ओवर द काउंटर मिल जाता है और बहुत सेफ है एज एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक. ठीक, ओके. अब एक चीज पैरासिटामोल की गाइस आपको और पता होनी चाहिए. व्हाट इज द सेफ डोज? सेफ डोज ऑफ पैरासिटामोल इज 4 ग्राम or 4 to 7 gram we can say. So safe dose of paracetamol is up to 7 gram, up to 7 gram. Toxic dose is more than 10 gram. ठीक है, अगर किसी ने more than 10 gram, मतलब समझो हम लोग बोल सकते हैं 10 टैबलेट होगा मतलब 5 ग्राम. ठीक है, 20-40 टैबलेट या 30 से 40 टैबलेट किसी ने खा लिया, इट बिकम्स अ टॉक्सिक डोज. ठीक है, एंड द फेटल डोज, व्हाट इज द फेटल डोज ऑफ? इट इज मोर देन 20 ग्राम. ठीक है, अंडरस्टूड. ठीक है, सो अगर पैरासिटामोल पॉइजनिंग होती है गाइस, सो आपने एंटीडोट क्या दिया? We know is N-acetylcysteine. बट उसके पहले भी आप क्या कर सकते हो? जैसे ही पेशेंट को पता चला रिलेटिव्स को भाई इसने ये पीसीएम खा लिया, डॉक्टर ने देखा, सो दे कैन स्टार्ट विद स्टमक वॉश. ठीक है, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी कैन गिव चारकोल. चारकोल क्या करता है? इट विल प्रिवेंट फर्दर एब्जॉर्प्शन. इट विल प्रिवेंट फर्दर एब्जॉर्प्शन. And the last is your N-acetylcysteine. ठीक है, सो जैसे पेशेंट पीसीएम पॉइजनिंग का आता है, ऑलवेज गिव स्टमक वॉश. ठीक है, ऑलवेज गिव स्टमक वॉश, दैट इज गैस्ट्रिक लवाज हम लोग बोलते हैं उसको, बिकॉज वी नीड टू रिमूव ऑल द पॉइजनस सब्सटेंस आउट ऑफ द स्टमक. ठीक है, चारकोल बिकॉज इट विल प्रिवेंट फर्दर एब्जॉर्प्शन, एंड द ड्रग that is antidote of choice is N-acetylcysteine. ठीक है, समझो अब N-acetylcysteine देने के बाद भी पेशेंट नहीं ठीक हुआ, इसका मतलब क्या होगा? There is no improvement of the symptom, means the patient is going for fulminant hepatitis. मतलब उसका लिवर ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका है पूरा. So fulminant hepatitis. So please remember, if there is no improvement, the patient is going, मतलब is progressing to fulminant or extensive hepatitis. अब इसका क्या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर fulminant hepatitis is only and only emergency liver transplantation. because liver नहीं है तो कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती बॉडी की. उसको इमरजेंसी लिवर ट्रांसप्लांटेशन. प्लीज रिमेंबर गाइस, अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ सिम्टम में आफ्टर गिविंग N-acetylcysteine, तो
पेशेंट इज मतलब वो कहां पहुंच चुका है, ही इज प्रोग्रेस टू extensive liver damage, almost liver damage हो गया, fulminant hepatitis, so you have to emergency liver transplantation is the only treatment of choice to save the patient. Understood? Okay, ठीक है. Okay, और एक चीज और आपको इससे क्या समझा कि most common cause, guys, please remember, most common cause of drug induced hepatitis. याद रखो, ये ऐसा ड्रग है, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस. सो याद रखो, लिवर टॉक्सिसिटी सबसे कॉमन ड्रग इंड्यूस्ड अगर हो रहा है, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ पैरासिटामोल. तो अगर क्वेश्चन आता है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस इज, इट इज पैरासिटामोल. देखो, देयर आर मेनी ड्रग हु आर हेपेटोटॉक्सिक, बट द मोस्ट कॉमन कॉज इज पैरासिटामोल बिकॉज इट फॉर्म्स अ मेटाबोलाइट NaPQI जो सेल्फ हाइड्रोजन ग्रुप से एफिनिटी रखता है और वो लिवर में ही जाके भाई उसको मिलता है वो, और इसलिए लिवर को डैमेज करता है अगर टॉक्सिक डोज हो गया तो. अंडरस्टूड गाइस? सो दिस इज ऑल अबाउट पैरासिटामोल, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, दैट इज NSAID. ठीक है, अब लोग मूव होते हैं नेक्स्ट NSAID पे. द नेक्स्ट NSAID व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज salicylate, that is aspirin. Please remember, aspirin is very very important. Now guys, aspirin is what? It is a non-selective COX inhibitor. मतलब वो COX-1 को भी इनहिबिट इक्वली करेगा, COX-2 को भी इनहिबिट करेगा. So उसकी क्या मेन तीन प्रॉपर्टीज होंगी? It is analgesic, it is antipyretic, anti-inflammatory. ठीक है. अब guys, if you remember this, arachidonic acid, ठीक है, COX, LOX, प्रोस्टाग्लैंडिन, यहाँ लुकोट्राइन. ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्म होता है, पहले PGI2 था, देन वी हैव थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट में, एंडोथेलियम. ठीक है, अब याद रखो एस्पिरिन की वजह से कौन सी खास प्रॉपर्टी. प्लीज रिमेंबर, एस्पिरिन इज द ओनली एंड ओनली irreversible COX inhibitor. It is irreversible COX inhibitor. Please remember, it is the only NSAID which is irreversible COX inhibitor. इसका मतलब गाइस क्या होता है? Just remember, देखो COX को इनहिबिट सब कर रहे हैं, बट ये irreversible क्यों है? Because प्रोस्टाग्लैंडिन, यहां पे थ्रोम्बोक्सिन A2 है, वो कहां प्रेजेंट है? प्लेटलेट में. ठीक है, ध्यान से सुनना, एस्पिरिन के पास ना खास एफिनिटी होती है, वो जाके इसको सबसे ज्यादा इनहिबिट करता है. अगर उसने इसको इनहिबिट कर दिया और इसको इनहिबिट कर दिया, मेनली समझो थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट किया है, यू नो प्लेटलेट का फंक्शन क्या है? इट इज फॉर एग्रीगेशन. ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट. थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करता है? एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट. तो हमारा ये क्या कर रहा है? एस्पिरिन, अगर इसने इसको इनहिबिट कर दिया तो क्या एग्रीगेशन नहीं होगा? प्लेटलेट का. तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज एंटी एग्रीगेटरी. ठीक है, अब ध्यान से सुनना, व्हाई आई एम सेइंग इट इज इररिवर्सिबल, बिकॉज अगर उसने एक बार इनहिबिट कर दिया, फॉर एग्जांपल थ्रोम्बोक्सिन A2 को, नाउ थ्रोम्बोक्सिन A2 कहां प्रेजेंट है? प्लेटलेट में. नाउ यू नो थ्रोम्बोक्सिन A2 इज सेक्रेटेड बाय, वी कैन से इन जनरल, प्लेटलेट. नाउ प्लेटलेट के पास न्यूक्लियस है क्या गाइस? नहीं. सो न्यूक्लियस अगर नहीं है, सो इट कैन नॉट प्रोड्यूस द प्रोटीन. ठीक है, सो एक बार अगर हमारा थ्रोम्बोक्सिन A2 इनहिबिट हो जाएगा, तो जब तक नया प्लेटलेट नहीं फॉर्म होगा तब तक नया थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं आएगा. आप समझ रहे हैं? ठीक है, हेंस वी आर सेइंग दैट योर एस्पिरिन इज इररिवर्सिबल COX इनहिबिटर. मतलब अगर जब तक नया प्लेटलेट नहीं आएगा तब तक नया थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं प्रोड्यूस होगा. मतलब जब तक COX-1
प्लेटलेट में नहीं आएगा, नया नहीं बनेगा, तब तक थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रोड्यूस नहीं होगा. सो इट इज इरिवर्सिबल COX-2 इनहिबिटर, सॉरी COX इनहिबिटर. रेस्ट ऑल NSAIDs आर रिवर्सिबल COX इनहिबिटर. ठीक है, अंडरस्टूड. सो हमारा एस्पिरिन इज द ओनली इरिवर्सिबल COX इनहिबिटर. ठीक है. सो अब एक चीज और देखो, मैंने अभी क्या बोला, थ्रोम्बोक्सिन A2 को वो इनहिबिट कर देगा. सो इट इज एंटी एग्रीगेटरी. तो इसका एक फंक्शन भी है, हम देखेंगे. अभी बस इतना याद रखो, एंटी एग्रीगेटरी है. ठीक है. सो गाइस, हमने क्या बोला, एस्पिरिन इज द ओनली इरिवर्सिबल COX इनहिबिटर. ठीक है, इरिवर्सिबल. एक बार उसने अगर COX एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो जब तक नया COX नहीं आएगा वो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं फॉर्म होगा. ठीक, इट इज इरिवर्सिबल COX इनहिबिटर. इतना समझ लो. ठीक है. अब हमको पता होना चाहिए भाई एस्पिरिन के यूजेस और क्या है. जस्ट रिमेंबर विच आर द इंडिकेशन ऑफ एस्पिरिन. ठीक है. सो आपको बस याद रखना है बाय निमोनिक क्रांति. किससे? क्रांति. नाउ K स्टैंड्स फॉर कावासाकी डिसीज. क्या? कावासाकी डिसीज. नाउ कावासाकी डिसीज क्या है गाइस? इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल. यू नो एस्पिरिन इज एन एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, सो इट विल reduce the prostaglandin. ठीक है. सो इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल. Now, R stands for very common disease of joint, जहां इन्फ्लेमेशन होता है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो मतलब पांव के जॉइंट्स में, हाथों के जॉइंट्स में रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ठीक है. ऑल्सो रूमेटिक फीवर, जहां पे इन्फ्लेमेशन होगा वहां पे वी कैन यूज इट. ठीक है. सो A stands for इट इज एंटी एग्रीगेटरी गाइस. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, देखो ध्यान सुनना. एंटी एग्रीगेटरी मतलब क्या? मैंने बोला थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट कर रहा है. सो प्लेटलेट क्या नहीं हो पाएंगे? एग्रीगेट. अब मुझे बताओ प्लेटलेट एंटी एग्रीगेशन कहां इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट अटैक हुआ, अंजाइना का अटैक आया. ठीक है. अब अंजाइना का अटैक आया तो वहां पे प्लेटलेट क्या करते हैं? क्लॉटिंग फॉर्म करते हैं, आके एग्रीगेट होंगे और क्लॉट फॉर्म करेंगे, तो पेशेंट को फर्दर अटैक होने के चांसेस हो सकते हैं. सो टू प्रिवेंट द फर्दर अटैक वी नीड अ ड्रग जो प्लेटलेट को एग्रीगेट ना होने दे. वो जाके नहीं तो क्या करेंगे? ब्लड वेसल को जाम कर देंगे. ठीक है, नैरो कर देंगे. सो एंटी एग्रीगेटरी फंक्शन कहां इंपॉर्टेंट है? इट इज फॉर प्रिवेंशन ऑफ angina and myocardial infarction. फर्दर अटैक होने में प्रिवेंट करेगा. ठीक है. सो एंटी एग्रीगेटरी का दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं एंटी प्लेटलेट. क्या गाइस? इट इज अ एंटी प्लेटलेट ड्रग. नाउ N stands for guys, very important, that is niacin induced flushing. Now niacin is a vitamin B. ठीक है. अब याद रखो गाइस, niacin is used as hypolipidemic agent. ठीक है. कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, as hypolipidemic drug. Now sometime what happens, niacin क्या करता है? It causes flushing of skin. क्या cause करता है? Flushing of skin when we are taking it for to control the lipid. Flushing of skin से क्या होता है? क्यों flushing of skin हो रहा है? Because of prostaglandin secretion. तो हमारा एस्पिरिन क्या करेगा? इस प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन को क्या करता है? इनहिबिट करता है. तो फ्लशिंग क्या हो जाएगी? कम. सो इट कैन बी यूज्ड फॉर नायासिन इंड्यूस्ड फ्लशिंग. T stands for thrombocytopenia. And the last is, it stands for, it is inflammation. मतलब एंटी इंफ्लेमेटरी. करेक्ट ना? एंटी इंफ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, सभी ए याद रखो, एंड एंटीपायरेटिक. ठीक है. सो इट इज यूज्ड फॉर मेनी कंडीशन. सिर्फ फीवर और पेन के लिए यूज नहीं होता गाइस. कावासाकी डिसीज जहां इंफ्लेमेशन होगा वहां पे ये यूज
होगा। अंडरस्टूड? सो दिस आर दी यूजेस ऑफ एस्पिरिन। अब याद रखो, अगर मुझे एनाल्जेसिक डोज देना है एस्पिरिन का किसी को पेन रिलीफ के लिए, तो डोज फॉर एनाल्जेसिक एज वेल एज एंटीपायरेटिक इज 325 mg टैबलेट से चालू कर सकते हैं एंड वी कैन गो अप टू 650 mg। बट अगर मुझे एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, मतलब उसको एज एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग देना है, सो 4 ग्राम पर डे आपको देना पड़ेगा टैबलेट ऑफ एस्पिरिन। एंड ऑल्सो अगर मुझे उसको एज एंटी प्लेटलेट देना है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है उसका गाइस, ताकि फ्यूचर में जो स्ट्रोक एंजाइना ये प्रिवेंट हो सके बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग, ठीक है, वो प्रिवेंट कर सके। इसका डोज इज अ लो डोज, स्टार्ट्स फ्रॉम 75 mg टू 325 mg मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। तो ये उसका एंटीप्लेटलेट डोज है, ठीक है। सो इसके ये डोज आपको पता होना चाहिए। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक 325 से 650, एंटी इंफ्लेमेटरी 4 ग्राम पर डे एंड एंटीप्लेटलेट फ्रॉम 75 mg टैबलेट टिल मैक्सिमम 325 mg टैबलेट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्पिरिन के मेनली यूजेस। अब हमको पता होना चाहिए एस्पिरिन का एडवर्स इफेक्ट भी गाइस। सो गाइस हम लोग अब देख रहे हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एस्पिरिन। सो अगर मैंने एस्पिरिन लॉन्ग टर्म में लिया, यू नो गाइस, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर का सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है पेप्टिक अल्सर डिजीज। अगर लॉन्ग टर्म में लिया जाए तो क्या कॉज करेगा? पेप्टिक अल्सर, ठीक है। सो एडवर्स इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन, जस्ट रिमेंबर द निमोनिक, उसी के नाम में ही है एस्पिरिन। नाउ ए स्टैंड्स फॉर, it is contraindicated in asthma, ठीक है, it is contraindicated in asthma, very very important, contraindicated in asthma। Also it increases absorption of uric acid, thereby causing what guys? hyperuricemia। joints में uric acid deposit हो जाएंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? it is not given in gout, it should not be given in gout। तो A for asthma, absorption of uric acid बढ़ा रहा है, it causes hyperuricemia, so not given in gout, ठीक, okay। S stands for it causes salicylism। क्या है guys? इसके बारे में बताऊंगा, don't worry, it is just remember it causes salicylism। P stands for it causes, सबको पता है, peptic ulcer disease, correct। लॉन्ग टर्म क्या इनहिबिट कर देगा? HCl सिक्रीशन कम कर देगा, ठीक है, सॉरी, लॉन्ग टर्म में इट विल इंक्रीज HCl सिक्रीशन बिकॉज़ प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? HCl को कम करता है। अब ये इनहिबिटर तो क्या कर देगा? HCl बढ़ाएगा, तो लॉन्ग टर्म में इट कैन कॉज पेप्टिक अल्सर डिजीज, जिसकी वजह से क्या हो सकता है गाइस? इट कैन लीड टू इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, GI ब्लीडिंग, ठीक है, ओके। नाउ वन मोर थिंग, देयर इज R इज नथिंग बट इट कॉजेस रेस सिंड्रोम। क्या होता है गाइस? it is nothing but a child comes with fever and that is viral fever। so child with viral fever, आपको हिस्ट्री के हिसाब से समझेगा, it is a viral fever, ठीक है। तो अगर मैंने उसमें क्या दे दिया? एस्पिरिन, so it can lead to liver damage, it can lead to brain damage also, ठीक है। so the patient will have confusion। अगर मैंने एस्पिरिन दे दिया है child with viral fever वाले, confusion, then we have swelling in the brain and it can cause yes liver damage। so do not give a patient, जो भी बच्चा आ रहा है with fever, अगर आपको लग रहा है fever है, do not give aspirin, safe side पे रहो, हमेशा क्या दे दो? paracetamol, ठीक, okay। so liver damage। I stands for it, now it can lead to allergic reaction, this is called, not in all patient, maybe idiosyncrasy, it's type of hypersensitivity reaction। इतना याद रखना। N, अगर मैंने ज्यादा डोज दे दिया ना गाइस, तो कान में घंटी कैसी बजती है, तो नॉइज, ठीक है। सो N फॉर नॉइज, जस्ट रिमेंबर घंटी बजने को क्या बोलते हैं? टिनिटस, ठीक है, टिनिटस, ठीक है, अंडरस्टूड। सो दिस आर द मेजर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एस्पिरिन, ठीक है, दैट इट इज should not be given in asthma, it increases uric acid, that is hyperuricemia, so should not be given in gout। it can lead to salicylism, क्या है देखते हैं, it can cause long term peptic ulcer, bleeding, and it should not be given, this is a contraindication, it should not be given in child with viral fever because it can cause Ray's syndrome,
it may lead to allergic, hypersensitivity reaction, idiosyncrasy, and अगर overdose होता है it can lead to tinnitus, ringing in the ear. ठीक है, so these are the adverse effects of aspirin. ठीक है guys, अब हमारा लास्ट चीज है एस्पिरिन में, दैट इज अगर एस्पिरिन की पॉइजनिंग हो गई है, मतलब किसी पेशेंट ने the toxic dose of aspirin is guys more than 10 grams. अगर किसी ने 10 ग्राम से ज्यादा ले लिया है तो क्या होगा उस पेशेंट को और कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट है. ओके गाइस, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एस्पिरिन पॉइजनिंग. सो एस्पिरिन पॉइजनिंग कब होगी गाइस, व्हेन देयर इज ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन, व्हेन दैट excessive tablets of aspirin is taken, that is more than 10 grams are taken, then it can lead to aspirin poisoning. Now what happens, अगर aspirin poisoning होगी तो क्या होगा, the respiratory center gets stimulated, respiratory center gets stimulated. अगर respiratory center stimulate हो गया, so hyperventilation चालू हो जाएगी, it can lead to hyperventilation. Please remember, hyperventilation अगर होगी so deep breath in and out, और अगर breath बाहर ज्यादा जाएगा so what will be lost in air, yes, so it will cause CO2, decrease CO2, ठीक है, in the body. So उसके वजह से क्या होगा, since you know CO2 is responsible for acid base balance, तो अगर excessive carbon dioxide guys loss होने लगे, it can cause respiratory alkalosis, because a bicarbonate is lost, respiratory alkalosis. Now this respiratory alkalosis which is caused by guys aspirin overdose is also called as salicylism. तो वही मैंने लिखा है, याद है guys, adverse effect, अगर overdose हो रहा है it can lead to salicylism. अब salicylism में जो को कैसे पता चलेगा डॉक्टर को, एस्पिरिन तो भाई रिलेटिव ने बताया कि भाई इसने ये डॉक्टर साहब डिस्प्रिन की बहुत सारी गोलियां खा ली, ठीक है. अब एज अ डॉक्टर यू विल हैव द सिम्पटम, you will see the signs of the patient. So patient के symptom signs आपको क्या दिखेंगे, the patient will have, यहाँ का पूरा symptom होगा, ठीक है, the patient will have tinnitus, घंटी बजेगी कान में, मैंने आपको एडवर्स इफेक्ट में बताया था. Then the patient will have यहाँ के symptoms, vertigo, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल के सिम्टम आपको समझने हैं. वर्टाइगो होगा, पेशेंट को ब्लड विजन होने लगेगा, ठीक है. तो टिनिटस, वर्टाइगो, ब्लड विजन, ये क्या है, दे आर द साइंस ऑफ सैलिसिलिज्म. नाउ दिस रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस इज रिवर्सिबल. अगर पेशेंट आ गया टाइम पे एंड डॉक्टर ने नोट कर लिया, सो इट इज रिवर्सिबल, ठीक है. सो आपको ट्रीटमेंट देना है, ठीक. नाउ बट अगर एल्कोलोसिस तक रिवर्सिबल है, बट अगर स्टिल पेशेंट हैज नॉट रिसीव ट्रीटमेंट नहीं मिला, सो व्हाट विल हैपन, प्लीज रिमेंबर, अगर ट्रीटमेंट पेशेंट को नहीं मिला, सो याद रखो, इट कैन लीड टू मेटाबॉलिक acidosis. It can cause guys metabolic acidosis, ठीक है. ध्यान से सुनो, बिकॉज देखो एक बार रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो गया विच इज रिवर्सिबल. अब हमारा बॉडी क्या कर रहा है पता है, किडनी क्या करेगी, एज ए कंपेंसेटरी मैकेनिज्म वो ना बाइकार्बोनेट को यूरिन से निकालना चालू कर देगी. सो ठीक है, सो अगर एक बार रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हुआ, सो किडनी विल रिमूव bicarbonate from urine also. So after respiratory alkalosis which is reversible, kidney हमारी बॉडी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म से किडनी will remove bicarbonate from excessive bicarbonate blood में आने लगे, उसको निकालने लगेगी. उसके वजह से क्या हुआ, बाइकार्बोनेट ऊपर से CO2 लॉस हो रहा है, नीचे से बाइकार्बोनेट, it can cause metabolic acidosis. Now this is irreversible. और पेशेंट हाइपरवेंटिलेट और होता रहेगा, तो जितना हाइपरवेंटिलेट होगा हमारा मसल क्या होंगे, मसल विल गेट फटीग. एंड कौन सा एसिड जमने लगेगा, द एक्यूमुलेट होने लगेगा, लैक्टिक एसिड और एक्यूमुलेट होगा मसल्स में. इट लीड्स टू मोर एंड मोर मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड द पेशेंट कैन गो इनटू कोमा
and because of all dehydration he can go into coma, hypovolemic shock, and he can die. Please remember, वापस मैं बता देता हूं, अगर एस्पिरिन पॉइजनिंग हुई है तो क्या सेंटर स्टिमुलेट होगा? रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हुआ तो पेशेंट क्या प्रेजेंट करेगा? हाइपरवेंटिलेशन, तो CO2 लॉस होने लगेगा एयर में, एंड यू नो CO2 इज रिस्पांसिबल फॉर एसिड बेस बैलेंस, सो इट विल कॉज रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, दैट इज कॉल्ड सैलिसिलिज्म विद tinnitus, vertigo, blurred vision as symptom. ठीक है, नाउ दिस इज रिवर्सिबल। अब हमारी बॉडी एज अ कंपनसेटरी क्या करेगी? किडनी जो है ठीक है, वो बाइकार्बोनेट को निकालना चालू कर देगी यूरिन से। ठीक है, अब अगर ये यहां तक रिवर्सिबल स्टेज है, बट अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिला अभी भी, सो व्हाट विल हैपन? इट विल कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बिकॉज मोर एंड मोर बाइकार्बोनेट इज लॉस्ट इन द ब्लड, सो मोर एंड मोर एसिड विल बी accumulated because the muscle will get fatigued because of hyperventilation, and the patient will have a fatal metabolic acidosis, जिसके वजह से पेशेंट डिहाइड्रेट होगा, कोमा में जाएगा, डेथ हो जाएगा। सो डिहाइड्रेशन हुआ बिकॉज ऑफ हाइपरवेंटिलेशन एंड पेशेंट विल गो इनटू कोमा एंड डेथ। समझ रहे हो? सो एक बार मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, सो इट इज इरिवर्सिबल, सो वी हैव टू गिव अ ट्रीटमेंट फॉर एस्पिरिन पॉइजनिंग स्टार्टिंग में ही। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? The treatment is nothing but just give what? देखो क्या लॉस हो रहा है? कार्बोनेट लॉस हो रहा है, so what do you have to give? Just give sodium bicarbonate, that is NaHCO3। क्या देना है आपको? NaHCO3। अब NaHCO3 करता क्या है देखते हैं। देखो पैरासिटामोल पॉइजनिंग हुई थी तो हमने एंटीडोट दिया था, बिकॉज पैरासिटामोल पॉइजनिंग को क्या चाहिए था? एक सेल्फ हाइड्रिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, तो एंटीडोट दे दिया था। एस्पिरिन पॉइजनिंग में बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ एंटीडोट तो नहीं है वो, वी हैव द ड्रग, वी हैव द ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज जस्ट गिव NaHCO3। NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके दो एडवांटेज, पहला इट विल रिवर्स व्हाट? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जो सबसे ज्यादा इरिवर्सिबल था, फेटल था। सेकेंड, it provides और it makes। देखो अगर बाइकार्बोनेट दिया जा रहा है, सो यूरिन हमारा जो पहले क्या हो रहा था? एसिडोसिस की वजह से मोर ऑफ एसिडिक हो रहा था ना, ये क्या करेगा? इट विल मेक यूरिन अल्कलाइन, सो दैट अगर अल्कलाइन यूरिन हो गया, सो दैट क्या होगा? एसिडिक ड्रग लाइक एस्पिरिन इज सैलिसिलिक एसिड, सो दैट एसिडिक ड्रग like aspirin is excreted in urine. समझिए guys? So this is the treatment of choice for aspirin poisoning. Give sodium bicarbonate. It does two things: reverses metabolic acidosis. Second, it makes urine alkaline, so that जो हमारा acidic drug है, that is aspirin, is excreted in urine. Understood? So this is all about aspirin poisoning. This is all about aspirin. ठीक? ओके, अब लोग अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट एनसेट्स में। आइबुप्रोफेन और इंडोमेथासिन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देखो बोथ आर एनाल्जेसिक्स, बोथ हैव एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी एंड बोथ हैव एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। उसके अलावा कुछ खास पॉइंट भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे एस्पिरिन की आपको अलग अलग यूजेस पता थे, एडवर्स इफेक्ट पता थे। सिमिलरली आइबुप्रोफेन इज very commonly used analgesic, antipyretic and anti-inflammatory। ठीक है, now it is a drug of choice for, हमने पढ़ा है ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में, it is a drug of choice for patent ductus arteriosus। अगर ductus arteriosus patent रह गया, खुला का खुला रह गया, we have to close it, so we have to give ibuprofen, and the dose of ibuprofen normally is 200 milligram, 400 milligram, you should know it। ठीक है, now indomethacin is also drug of choice for patent ductus arteriosus in mainly western countries, but ये हमारा कहां पे है? ibuprofen drug of choice in India। Please remember indomethacin and ibuprofen। Also indomethacin is one of the drug of choice for acute gout। तो गाउट में क्या होता है? देयर इज स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स।
ठीक है। सो एंटी इंफ्लेमेटरी सबसे पहला एनसेड्स ही देते हैं, सारे एनसेड्स दे सकते हैं एक्सेप्ट एस्पिरिन गाइस, बिकॉज एस्पिरिन क्या करता है, इट इंक्रीजेस यूरिक एसिड, तो वो देना ही नहीं है। सेकंड क्या नहीं दे सकते, पैरासिटामोल गाइस, क्यों, बिकॉज पैरासिटामोल का क्या प्रॉपर्टी नहीं है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट एक्ट ऑन COX-1 और COX-2 इनहिबिशन नहीं करता है, ठीक है। सो हम लोग सब कुछ दे सकते हैं गाउट में एक्यूट, बट द ड्रग ऑफ चॉइस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इंडोमेथासिन, एंड वी हैव द डोज 50 mg, वी हैव 75 mg टैबलेट, ठीक है। अंडरस्टूड, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। सो एक चीज गाइस याद रखो, सारे नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर की, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, ठीक है, हमने नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर देखा, बहुत सारा देखा, ठीक है। एस्पिरिन है, ठीक, आइबुप्रोफेन, इंडोमेथासिन, ये सब क्या है, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। अब उनकी सारे लोगों की एक कॉमन एडवर्स इफेक्ट आपको याद रखना है, दे ऑल विल कॉज नॉशिया, दे ऑल आर जीआई इरिटेंट, जीआई अपसेट कर सकते हैं, डायरिया कॉज कर सकते हैं, ठीक है, जीआई इरिटेशन मेनली, एंड दे कैन ऑल, they are not preferred, they can cause in long term peptic ulcer. So all non selective COX inhibitors they can cause peptic ulcer disease, that is PUD, ठीक है, अंडरस्टूड। अब अगर हम लोग प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर में देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो है प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर या सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, करेक्ट। 3 क्लास में हमने डिवाइड किया था एनसेड्स को, नॉन सिलेक्टिव, प्रेफरेंशियल COX-2 एंड सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, ठीक है। अगर हम प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर देखते हैं और सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर देखते हैं, सो दे आर सेफ, दे विल नॉट कॉज, डू नॉट कॉज पेप्टिक अल्सर डिसीज, डू नॉट कॉज, क्यों गाइस, बिकॉज अगर आपको याद होगा नॉन सिलेक्टिव मतलब COX-1, COX-2, यू नो COX-1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनली, जो COX एंजाइम है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, गट फंक्शन के लिए। तो अगर मैंने COX-1 को इनहिबिट कर दिया, मतलब COX-1 इनहिबिटर कौन है, नॉन सिलेक्टिव, तो दे विल कॉज पेप्टिक अल्सर, बट COX-2 प्रेफरेंशियल है और सिलेक्टिव है, सो दे विल नॉट गो इन द GIT, दे विल नॉट डू एनीथिंग टू GIT बैड, सो दे विल नॉट कॉज पेप्टिक अल्सर डिसीज, सो दे कैन बी गिवन इन अ GI पेशेंट, ठीक है। सो हम लोग अगर कोई एनसेड देना चाहेंगे GI पेशेंट में, सो वी कैन प्रेफर प्रेफरेंशियल COX-2 एंड सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर के बारे में कुछ देख लेते हैं। ओके, क्या निमोनिक था गाइस प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर का, यस इट इज नदीम, करेक्ट। So N stands for nimesulide, A stands for aceclofenac, D stands for diclofenac, E for etodolac and meloxicam, ठीक है। अब इनमें से ना कुछ कुछ बातें सबकी, नाउ nimesulide is a very good analgesic antipyretic, ठीक है, एंटी इंफ्लेमेटरी ऑल्सो, बट उसका एक मेन डिसएडवांटेज है दैट लॉन्ग टर्म इट कॉजेस hepatotoxicity. So long term it causes hepatotoxicity, very common side effect. Hence nimesulide is banned mainly in children under 12 years of age. So it is banned in children under 12 years of age because it causes hepatotoxicity. ठीक है। अब aceclofenac and diclofenac, now both are what, all are preferential COX-2 inhibitor, but इन दोनों की कुछ खास प्रॉपर्टी, उसमें aceclofenac जो है it is more GI friendly and longer acting है, more GI friendly है, because it does not cause what guys, yes, peptic ulcer disease, so more GI friendly. So hence aceclofenac is more preferred than diclofenac, more preferred than diclofenac. And the dose of aceclofenac, please remember guys, 100 mg tablet, ठीक है।
ओके अब डाइक्लोफिनाक की खास एक प्रॉपर्टी गाइस, यस इट इज आल्सो जीआई फ्रेंडली है, बट एक खास प्रॉपर्टी दैट गाइस व्हेन इट इज टेकन orally what happens, it goes in the joints, वहां पे इसका कंसंट्रेशन अच्छा होता है, साइनोवियल फ्लूइड में अच्छे से वो उसका कंसंट्रेशन अच्छा खासा वहां होता है। तो क्या एडवांटेज है, अब आपको पता है इट इज COX-2 इनहिबिटर, मेनली COX-2 को ज्यादा इनहिबिट करेगा देन COX-1, ठीक है। अगर वो COX-2 को ज्यादा इनहिबिट करेगा तो यू नो COX-2 कहां पे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जहां पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, करेक्ट। सो COX-2 इनहिबिटर कहां फायदेमंद है, एज एंटी इंफ्लेमेटरी। तो याद रखो, चाहे वो डाइक्लोफिनाक हो चाहे एसिक्लोफिनाक हो, जहां इन्फ्लेमेशन होगा वहां पे वो यूज होंगे, मींस लाइक स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जहां पे ज्यादा होगा, लो बैक एक, जहां पे इन्फ्लेमेशन होंगे, वी कैन प्रेफर प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर देन नॉन सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। और एक चीज गाइस, मैंने ये बोला था ना, नॉन प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर does not cause PUD, but it can lead to PUD, but compared to non selective very less, बहुत कम इंसिडेंस है कि वो पेप्टिक अल्सर कॉज करेगा, बिकॉज COX-1 भी वो इनहिबिट कर रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। सो जहां पे इन्फ्लेमेशन होगा विल प्रेफर मोर ऑफ डाइक्लोफिनाक, एंड द डोज ऑफ डाइक्लोफिनाक गाइस इज 50 mg, we have 75 mg, we also have 100 mg tablet, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक गाइस क्या है हमारा, ये सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। How to remember guys, yes, cell PVR. So C stands for celecoxib, E for etoricoxib, L for lumiracoxib, P for paricoxib, V for valdecoxib and ruficoxib, ठीक है। सारे सफिक्स सबके क्या है गाइस, यस इट इज COXib, दैट इज COX इनहिबिटर, करेक्ट, ओके। सो आउट ऑफ दिस गाइस, जस्ट रिमेंबर दिस टू ड्रग्स, they are banned from the market because the long term use of this drug had caused MI and stroke, so they are banned from the market. Also one drug, lumiracoxib, is also banned because it has caused severe liver toxicity. So L for lumiracoxib guys and L for liver toxicity, ठीक है। Now this drug is the longest acting drug, and paricoxib is the only drug of COX-2 inhibitor which can be given by parenteral route. So this class of drug guys, they are not very commonly used like प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर जो हमारे बहुत कॉमनली यूज होते हैं, एंड नॉन सिलेक्टिव बहुत कॉमनली यूज होते हैं। इनकी कोई ऐसी बहुत खास प्रॉपर्टी नहीं है कि वो यूज होते हैं, बट नाम हमें पढ़ना है सिलेक्टिव COX-2 बिकॉज वो COX-2 को इनहिबिट करते हैं, इसलिए आपको नाम जानने की जरूरत है, बिकॉज एग्जाम में शॉर्ट नोट नाम का आ सकता है, दैट एन्यूमरेट 4 सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, तो यू शुड नो द नेम, ठीक है। तो आपको कुछ पॉइंट्स, 1-2 पॉइंट्स सबके बारे में पता होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, ठीक है गाइस। अब हमारे गाइस ना कुछ एनसेड्स हैं, जो देखो सारे एनसेड्स ओरल है, इंजेक्टेबल कुछ है, ठीक है, बट देयर आर एनसेड्स व्हिच आर टॉपिकल आल्सो, मतलब वो टॉपिकल क्रीम के रूप में भी यूज होते हैं, आई ड्रॉप के रूप में भी यूज होते हैं, ठीक है, ट्रांसडर्मल पैच के रूप में भी यूज होते हैं। तो वी शुड नो व्हिच आर द टॉपिकल एनसेड्स, ठीक, ओके। Never do it fast, please. Just remember this mnemonic, and these are the NSAIDs which are guys topically used. Yes, and for we have nimesulide. So nimesulide, you know, जेल के रूप में आता है, nimesulide जेल, नाइस जेल आपने सुना होगा।
सो जेल के रूप में आता है। डू इज योर डाइक्लोफिनैक, डाइक्लोफिनैक के जेल भी आते हैं, सारे वॉलिनी जेल ऑल दैट है ना, दे आर डाइक्लोफिनैक जेल्स। सो जेल के रूप में आते हैं, स्प्रे के रूप में आते हैं, ठीक है। ऑल्सो वी हैव ट्रांसडर्मल पैच। Now I stands for, there are two I's. First is ibuprofen, जिसका जेल आता है, we have gel of ibuprofen, and second is indomethacin guys, very important. Indomethacin we have eye drops. F stands for flurbiprofen, you know it is eye drop, and last is P. P is pyroxicane, pyroxicane, ठीक है। So these are your topical NSAIDs. Remember, never do it fast please. So nimesulide, diclofenac, ibuprofen, indomethacin, flurbiprofen, pyroxicam. देखो एग्जाम में they can ask topical NSAIDs के चलो नाम बताओ, तो you should know this, ठीक। So this is all about topical NSAIDs, ठीक है। टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लंबा टॉपिक है, 2 घंटे 1.5-2 घंटे लग ही जाते हैं इसके लेक्चर में, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोकॉर्ड, दैट इज एनसेट, इसलिए सबको पता होना चाहिए। तो एनसेट्स में आपने क्या क्या हमने देखा, अगर हम लोग समरी करें, सो वी हैव सीन टाइप्स ऑफ कॉक्स एंजाइम। कौन कौन से कॉक्स एंजाइम है गाइस? यस, वी हैव कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। कॉक्स 1 का फंक्शन, इट इज मेनली फिजियोलॉजिकल फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूटिव हर जगह है। कॉक्स 2 इंड्यूस होता है, जहां पे इन्फ्लेमेशन होगा वहां पे कॉक्स 2 आ जाएंगे, ठीक है। सो सेकेंड, हमने कॉक्स इनहिबिटर देखे। नाउ कॉक्स इनहिबिटर्स आर नथिंग बट द NSAIDs, करेक्ट, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। देन वी हैड व्हाट, वी हैव क्लासिफाइड NSAIDs, classification of NSAIDs, into non-selective COX inhibitor, selective COX inhibitor guys. then हमने क्या देखा, preferential COX inhibitor, COX 2, ठीक है, and हमने क्या देखा, selective COX 2 inhibitor, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर का क्या डिसएडवांटेज है गाइस? मेनली दे कॉजेस पेप्टिक अल्सर डिसीज, बट प्रेफरेंशियल लेस रिस्क रहता है, सिलेक्टिव विल नॉट कॉज पेप्टिक अल्सर डिसीज, ठीक है। ओके, नॉन सिलेक्टिव में वी हैड डन में ऑल ड्रग्स, में कुछ ड्रग्स के नाम बता देता हूं। हमने एस्पिरिन देखा, देन वी सॉ पैरासिटामोल, एस्पिरिन की पॉइजनिंग देखी, उसके यूजेस, उसके एडवर्स इफेक्ट, पैरासिटामोल का यूजेस देखा, है ना। देन वी सॉ पैरासिटामोल पॉइजनिंग एंड इट्स एंटीडोट। देन वी आल्सो सॉ आइबुप्रोफेन, इंडोमेथासिन, ठीक है। देन वी आल्सो, यस, ठीक है। प्रेफरेंशियल में व्हाट वी सॉ, डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, एंड इंपॉर्टेंट जो हमने देखा निमेसुलाइड। और सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में हमने नाम सब जो भी देखे, 6 नाम, 1-2 नाम यहां लिख दे रहा हूं, सेलोकॉक्सिब, इटोरोकॉक्सिब, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दिस गाइस एंड दिस। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, जो आपको निमोनिक में दिया गया है, दैट योर नट्टू काका सॉ पत्रकार पोपटलाल अ फनी पॉप सिंगर, तो वो पूरा क्लासिफिकेशन का टेबल जो मैंने आपको लिखाया है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सो विद दिस वी आर कंप्लीटिंग द टॉपिक ऑफ NSAIDs. होप यू हैव एंजॉयड द टॉपिक बाय द निमोनिक्स ऑफ मंगेश त्रिपाठी सर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर पेशेंस एंड योर द लव व्हिच यू आर गिविंग मी एवरी डे। Everyone is giving so much of love. So अपने प्यार को ऐसे ही बनाते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, और प्लीज कमेंट भी करते रहिए इफ यू आर लाइकिंग द लेक्चर इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स गाइस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।